वर्ग 8 के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के हिंदी पाठ पुस्तक बसंत भाग 3 की पाठ संख्या 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। बस की यात्रा। और इस पाठ के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस पाठ के रचनाकार हरिशंकर परसाई के बारे में कुछ परिचय देने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। हमारे इस पाठ के रचनाकार श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, श्री परसाई जी अपने साहित्यिक जीवन काल में अनेकों रचना किए, जिसमें उपन्यास और कुछ कहानियां हैं। उपन्यास के रूप में ज्वाला और जल, तट का खोज आदि प्रमुख है, जबकि कहानी के रूप में ठिठुरता गणतंत्र तथा भेड़ और भेड़िया आदि प्रमुख है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को इस पाठ के रचनाकार के जीवन परिचय के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को लेखक द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा को पढ़कर आपको अपनी भाषा में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे और आप लोग अपने अपने पाठ पुस्तक निकालकर पाठ संख्या 3 निकाल के उसे देखेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, हमारे लेखक हरिशंकर परसाई जी इस पाठ को लिखने के साथ साथ हम लोगों को यह एक संदेश देते हैं, या वह हम लोगों को उस तरफ ध्यान देने को कहते हैं, या ऐसे कहे कि हरिशंकर परसाई समाज में फैले पुराने रूढ़िवादी परंपराओं को तथा दुर्व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाते हुए उस पर एक आलोचना या यूं कहे एक व्यंग प्रस्तुत की है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को पाठ को पढ़कर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी का बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हमें से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र परी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे। लेखक क्या बता रहे हैं? लेखक को अपने 5 मित्रों के साथ जबलपुर की यात्रा पर निकलना है, और यात्रा पर निकलने के क्रम में जब वह सतना बस स्टैंड में पहुंचते हैं, बस अड्डे पर जब पहुंचते हैं, और वही लोग आपस में यह तय करके भी आते हैं कि हमें शाम 4 बजे वाली की बस पकड़ना है, क्योंकि इस बस को पकड़ने से हमें
जबलपुर से अपने घर के लिए ट्रेन मिल जाएगी। जब वे लोग स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कुछ लोगों के द्वारा उन्हें मालूम चलता है कि जो यह शाम वाली बस है, इस बस से समझदार आदमी यात्रा नहीं करते हैं। तब लेखक के मन में एक संशय उठती है और कहते हैं, क्या बात है, क्या बस डाकू है या डाकनी है? तब लेखक उस बस को जब देखते हैं तो देखते हैं कि बस वृद्धावस्था में है। कहने का मतलब है बस पुरानी हो चुकी है, जर्जर है। और इसी को ख्याल रखते कुछ लोगों ने उन्हें बताया था कि इस शाम वाली बस से यात्रा करना समझदारी की बात नहीं है। लेखक जब बस को देखते हैं तो उन्हें बस के ऊपर श्रद्धा आ जाती है कि यह वृद्धावस्था की बस यानी पुरानी पड़ी हुई बस अब चलने लायक नहीं है, अब इसे आराम दे देना चाहिए, अब यह सफर करने लायक नहीं रह गई है। आगे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों के तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें व्यंग्यात्मक वाक्य दिए गए हैं, जहां पर लेखक के मित्र जो एक डॉक्टर हैं, वह उस बस की स्थिति को देखकर व्यंग कसते हैं, कहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बस पुरानी है। पुरानी कहने का मतलब अनुभवी है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे समाज में कि जिनके उम्र अधिक होते हैं, या यूं कहे कि हमारे जो घर के जो वयस्क लोग होते हैं या वृद्धजन होते हैं, उन्हें इस समाज के परिस्थितियों के बारे में अधिक अनुभव होता है और वे हम लोगों को सलाह देते हैं। बल्कि उसके जगह नए नवेले लोग जो युवा होते हैं वह अनुभवहीन होते हैं और वह आवेग में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं कि जो कभी कभी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, निमित्त शब्द का अर्थ होता है कारण। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, लेखक के साथ जो उनको बस अड्डे तक छोड़ने के लिए आए थे उनके मित्र, जब वह उन्हें बस पर सवार करके और लौटने लगे तो उन्हें लगा कि शायद यह मेरा अंतिम मिलन है। क्यों? क्योंकि वह बस के उस अवस्था को देखकर चिंतित थे। लेकिन उन लोगों ने यह तय किया और आपस में यह बातचीत भी की कि यह संसार में जो आता है उसे जाना पड़ता है। उसके बाद बस पर सवार हो जाते हैं तो बस चल पड़ती है।
चलने के बाद लेखक उस बस के बारे में कहते हैं कि जब बस स्टार्ट हुई तो लगा कि पूरे बस ही इंजन से बना, पूरे बस ही इंजन है। और उन्हें लगा कि पूरे बस में ही इंजन है। कहने का मतलब जब बस स्टार्ट हो गया तो पूरे बस जीर्णता के कारण कपने लगा। और उन्होंने बताया कि बस में कांच कम थे और जो कांच बचे जो हुए थे, जो बस में कांच लगे हुए थे, वह भी खतरनाक था। और ऐसा सोचकर लेखक उस कांच से दूर सरक जाते हैं और बैठ जाते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, बस चल पड़ी तो लेखक उस बस की यात्रा की अनुभव को कुछ इस प्रकार बताते हैं। कह रहे हैं कि बस में जितने भी पार्ट थे, जितने भी अंग थे, वह एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। हर को कहने का मतलब है कि किसी बस के किसी भी बॉडी के पार्ट में एक दूसरे के सहयोग की भावना नहीं थी। कहने का मतलब ये सब पार्ट जो थे वह खराब हो चुके थे। फिर ऐसा होता है कि बस एकाएक रुकती है। रुकने के बाद मालूम नहीं चलता है कि पेट्रोल के टंकी में छिद्र हो गया है, जिसके कारण पेट्रोल का रिसाव हो रहा है। तब बस रुकी। रुकने के बाद ड्राइवर नीचे उतरकर पेट्रोल टंकी से पेट्रोल एक बाल्टी में रखकर और उसमें एक नली लगाकर फिर उसे बस को स्टार्ट किया, चलने लगे। आगे देखते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, अब बस में जब लेखक यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें बाहर के जो दृश्य हैं वह अधिक लुभावना है। फिर भी उस लुभावना दृश्य को वह अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वह जिस बस से यात्रा कर रहे थे वह बस कब कहां क्या कर दे, कब किस पेड़ में जाके ठोकर मार दे, टक्कर मार दे और वह चलना बंद कर दे। यदि लेखक को कोई झील बाहर से दिखाई देता तो उन्हें लगता कि कहीं बस ऐसा न हो कि झील में जाके गोता लगा ले। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, आगे एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस पड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसे बियावान में, मेरे प्यारे बच्चों, बियावान शब्द का अर्थ होता है सुनसान इलाका में, हमें अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, बस में जब पेट्रोल के टंकी में छिद्र हो जाता है और ड्राइवर किसी उपाय को, कोई भी उपाय लगा के बस को चालू करता है, लेकिन अब बस की रफ्तार कम गई थी। अब जो पहले की रफ्तार थी उससे वह कम रफ्तार में चलने लगी, लेकिन लेखक के मन में अब विश्वास नहीं रह गया कि अब बस अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी, या हम बस इस बस से यात्रा करके हम अपने तय स्थान पर पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। अब उनके मन में यह विश्वास नहीं था। वह हमेशा सोच रहे थे कि हो सकता है कभी बस की ब्रेक फेल हो जाए, कभी स्टीयरिंग टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसा सोच ही रहे थे कि एकाएक बस पुनः रुक गई। अब वह जहां बस रुकी वह सुनसान इलाका था। रुकने के बाद सारे यात्री उतर जाते हैं और देखते हैं, तो लेखक सोचते हैं और कहते हैं कि इस सुनसान इलाके में जो बस पड़ी है वह अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करती है। कहने का मतलब है विनय पूर्वक आंदोलन करना। अब वह चलने की स्थिति में बस नहीं थी। बस के हिस्सेदार लाख कोशिश प्रयास करने के बाद भी जब वह नहीं सफल हो पाया तो कहता है बस तो फर्स्ट क्लास की थी, चल रही थी। आगे ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और को सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह पूरा उम्र ही नहीं रही। कहने का मतलब है हिस्सेदार कोई न कोई उपाय लगा के बस में कुछ सुधार किया। करने के बाद बस चल पड़ी, लेकिन अब पहले की रफ्तार जो था उससे भी वह कम रफ्तार में चलने लगी। कहने का मतलब लेखक कह रहे हैं कि अब बस रेंगने लगी, और उस रेंगने के क्रम में यदि कोई सामने से कोई दूसरा सवारी आता तो वह उस सवारी को देखकर बस, या ऐसे कहे कि उस सामने से आने वाले सवारी को देखकर बस के ड्राइवर उसे एक कात में खड़ा करके उस सवारी को जाने का इंतजार करते, फिर पुनः वहां से बस को चालू करके आगे बढ़ते। आगे देखिए, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिल कर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। कहने का मतलब है लेखक कहते हैं
कि बस एक पुलिया पर जैसे ही पहुंचती है तो उसका टायर में खराबी हो जाता है और खुश के आवाज से बस रुक जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर बस तेज रफ्तार में होती तो पुलिया के बगल में जो नाले हैं उसमें जाके बस गिर जाती। अब लेखक बस के उस हिस्सेदार को देखते हैं और उनके ऊपर उनके मन में श्रद्धा की भावना जगती है और कहते हैं इस प्रकार के मेहनत करने वाले व्यक्ति को या ऐसा काम करना उचित नहीं लगता। इन्हें तो कहीं का नेता होना चाहिए। अगर बस उस नाले में गिर जाती, लेखक कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जब लेखक कहते हैं कि इस प्रकार के मेहनती व्यक्ति को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी क्रांतिकारी दल के नेता होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि यदि बस उस नाले में गिर जाती तो देवता हम सबको बाह पसारे इंतजार करते, उससे भी उस हिस्सेदार को सबसे ज्यादा पहले इंतजार करते कि आप आओ, आप एक महान व्यक्ति हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक आपके पास जो बस है और उसके जो टायर खराब हो चुके हैं उसे आप बार बार बना सकते हो, लेकिन उसे उसके जगह एक नया टायर नहीं दे सकते हो। आगे देखिए, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे इस लोक को पलायन कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारे बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गए। अब जो है लेखक अंततः इस बात को सोच लेते हैं कि अब बस चले या न चले, अब हम लोग शांति ढंग से शांति आपस में बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए अपना सफर को तय करना है। मन में तो इनको यह बात की विश्वास हो गई थी कि अब हम इस बस से अपने गंतव्य स्थान पर समय से नहीं पहुंच सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह पाठ यहाँ समाप्त होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह पाठ मूल रूप से एक व्यंग है और इस व्यंग के सहारे लेखक हरिशंकर परसाई हम लोगों को यह बताने का प्रयास किए हैं कि आप जो समाज में फैली हुई रूढ़िवादी परंपराओं को मत देखो और अपने सोच में विकास करो और नई सोच के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत दो। धन्यवाद।